नमस्कार दोस्तों। गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति के गुरुकुल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, जाने पहचाने चेहरे हैं हमारे साथ सतीश नांदल जी, और सतीश नांदल जी से जब भी बातचीत करता हूं वो शानदारी रहती है। नांदल जी, पहले में और आज में फ़र्क है। पहले जो बातचीत थी वो गर्मियों में थी, अब सर्दियाँ हैं बहुत भयंकर वाली। पहले जो बातचीत थी उसमें भाजपा के साधारण कार्यकर्ता थे और अब आप उपाध्यक्ष हैं, तो सिचुएशन में फ़र्क आ गया है। आपकी ज़िंदगी किस तरीके से बदल रही है भाजपा में जाने के बाद? वो गर्मी का इंट्रो था, ये सर्दी का है। ये तो कुदरत की देन है। जी। गर्मी सर्दी बरसात चलती रहती है और राजनीति भी इसी तरह का मामला है जी। साधारण कार्यकर्ता था नहीं, आज भी हूँ और पहले भी। तो चाहे मैं कभी भी किसी भी फील्ड में, चाहे व्यापार है, राजनीति है, सामाजिक काम है, साधारण से भी साधारण कार्यकर्ता वाली बात है और उसी को सारे मन फॉलो करते रहेंगे। अच्छा, जैसे भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है जी। आज के दिन तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इसको कहा जाता है। तो जैसे आपने इसमें एंट्री ली थी, एंट्री लेने के बाद आज जैसे आपको उपाध्यक्ष बना दिया, आमतौर पे इतने कम समय में इतनी जल्दी तरक्कियां पार्टियों में होती नहीं हो, कम से कम बीजेपी में। तो इसके पीछे क्या वजह मानते हो? देखिए, हमारी उम्र भी है और राजनीतिक सिस्टम भी है, और इसके साथ साथ ये भी है कि सुबह से शाम तक जो एक रूटीन वर्क है उसमें मैंने कभी कोई बदलाव नहीं आने दिया और सारा दिन काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं और पार्टी ने कोई अच्छा ही सोचा होगा और जो जिम्मेवारी दी गई है उसका मन से निर्वाह करेंगे। तब भी बहुत बढ़िया था, अब भी बहुत बढ़िया है। काम करने वाले के लिए इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको काम करने के लिए कोई भी नहीं रोकता, कोई भी फील्ड है चाहे। अगर कोई ये कहता है कि मैं ये हो जाऊँ तो मैं ये कर दूंगा, ये हो जाऊँ तो ये कर दूँ, बिल्कुल निराधार बात है, बिल्कुल 100% गलत है। काम करने वाला काम करेगा ही हमेशा कहीं भी किसी सिचुएशन में, ये तय बात है और इंसान को ये समझना चाहिए और यही सोचना और करना चाहिए। अच्छा, एक थोड़ा सा पॉलिटिकली पूछ सकता हूँ ना, किसी भी तरह का सवाल? कुछ भी पूछ सकते हो आप। वैसे पूछूंगा भी, अगर मना नहीं होगा तो भी कुछ नहीं मेरा। जैसे बीजेपी को आमतौर पे एक धारणा बनी हुई है कि ये जाटों के अगेंस्ट पार्टी। जैसे रोहतक में जिला अध्यक्ष भी जाट को बना रखा है, रोहतक से ही उपाध्यक्ष भी जाट को बना रखा है। तो क्या बीजेपी की सोच जाटों के प्रति बदल रही है? बड़े कमाल की बात ये यार, मुझे बड़ा अफसोस होता है ये बातें सुन के। और जो पत्रकार साथी, वरिष्ठ साथी जिनका बहुत ज्ञान है, वो भी इस तरह की बातें करते हैं। कोई भी पॉलिटिकल आदमी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जात पात की बात का संबंध ही नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, ये बातें बार बार बीजेपी से क्यों पूछी जाती है, बीजेपी के बारे में को कहा जाता है? ये कांग्रेस का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र ये है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी है पूरे भारत में, मैं आपसे पूछता हूं, चाहे को छोटी है चाहे को बड़ी है, पुरानी है या नई है, मुझे किसी एक जाति की पार्टी बता दीजिए, या मुझे ये बता दीजिए कि फला पार्टी में इस कम्युनिटी के आदमी नहीं है। परसेंटेज ऑफ पीपल्स अलग अलग हो सकती है, वो वैचारिक बातें होती है। और मैं अगर बात ये बीजेपी की बात करूं, और मैं खुली आज आपको एक बात बता रहा हूं जी, जाट घराने चौधरी छोटूराम से बड़ा कोई नहीं। हाँ, शुरुआत पॉलिटिकल उन्होंने की, सब कुछ दिया, पॉलिटिकल सोच, पॉलिटिकल मतलब जो भी एक सिस्टम हो सकता है, कूट कूट के उन्होंने भर रखा, तो हमारे आदरणीय है, हमारे आदर्श। उसके बाद चौधरी देवलाल से बड़ा कोई जाट नहीं हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी में सर चौधरी छोटूराम जी के परिवार के कंप्लीट भारतीय जनता पार्टी, और चौधरी देवलाल जी के परिवार के उनके 4 पुत्र,
4 में से 2.5 हमारे पास हाँ, मिलजुल के सरकार भी चला रहे हैं हम लोग। है। इससे बड़ा उदाहरण मैं आपको क्या दूं? अभी बंसीलाल किसी भी हल्के में बंसीलाल परिवार जाट परिवार उस कैटेगरी का नहीं है। वो खुद भी जिस कैटेगरी के बाद लोग की राजनीति की मैं हाँ इन्होंने भी नहीं की, नहीं, इन्होंने जैसे देवीलाल जी ने तो की। बिल्कुल नहीं। मैं इस बात से इसलिए वाकफित नहीं रखता। कमेरों की मतलब किसान के- मेरा वर्ग देखो सबका, ये सबका है धर्मेंद्र जी। ये हर आदमी, कोई भी आदमी इन बातों में विश्वास नहीं रखता। मैंने आपको 2 उदाहरण बहुत बड़े बता दिए, और आप हर हल्के वाइज अलग अलग चल के देख लो। जो वरिष्ठ नेता है अपने आप को कहते हैं मैं तो कार्यकर्ताओं का कार्य करता हूँ, क्योंकि लोगों की सुविधा कार्य, बस तो इन नल्लू वाले भी आते हैं ना को आप बात समझे नहीं, मैं कार्यकर्ताओं का कार्य। आपको मुझे लगता है 2 पार्टियों के कार्यकर्ता है एमपी, इन नल्लू वालों को भी संभालते हो। देखिए मैं जनता का कार्य करता हूँ, उसमें पार्टी विशेष की कोई बात नहीं थी। कोई भी आए, जो मेरी औकात और कतर जो मैं कर सकता हूँ या बता सकता हूँ, वो करने का प्रयास करता हूँ। तो आप में वरिष्ठ जो अपने आप को नेता कहते हैं, आप हल्के वाइज चेक कर लीजिए। कांग्रेस से ज्यादा जाट नेतृत्व के आदमी, जाट नेता आदमी भारतीय जनता पार्टी में। आप दूर क्यों जाते हैं? आप रोहतक सोनीपत झज्जर में आ जाइए। आप कह रहे तो हजार का पड़ता है, थोड़ा सा बाग जींद का, थोड़ा सा भिवानी, यहाँ पे आ जाइए। और फिर ये बात, कौन आदमी है, किसके साथ क्या होगा, मेरे पास एक कोई उदाहरण तो लेके आओ ना आप। नहीं, फिर भी एक संकेत देने की बात होती है। जैसे प्रधानमंत्री आते हैं, नहीं कहते हैं कि मैं दबंगों की है ना ठिकाने लगा दूंगा, तो दबंगों से फिर उनको जाट कम्युनिटी को जोड़ लेंगे। दबंग का मतलब जाट या राजपूत ये नहीं होता। दबंग का मतलब अपने जो विचारों से दबंग हो, या किसी दूसरे काम से दबंग हो, या कोई ये महसूस करता हो। एक तो ये कहते हैं कि भाई मतलब आराम से आके विनम्र भाव से बात की चल गए, एक उलून जुलून बातें कर दे, तो ये दबंग ही शब्द कहाँ से बढ़ के आ रहा है? ये तो दूसरी जो वैरायटी उनके लिए है। या पॉलिटिक्स में तो इस तरह को बात ही नहीं। अच्छा, चलो मान लेते हैं कि जाटों से बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सोच ही नहीं है। अच्छा सोच ही नहीं है। फिर भी अगर जातिगत समीकरण, देखो कड़वी सच्चाई है, राजनीति में हर कोई साधता है, बीजेपी भी साधती होगी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जैसे रोहतक लोकसभा है आपका, रोहतक लोकसभा में इनेलो का सबसे बड़ा चेहरा आप थे, आप आ गए बीजेपी में। इनेलो यहाँ से एक तरीके से जो उनको लीडरशिप दे रहा था वो बिल्कुल खाली हो गई। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव आए, लोकसभा चुनाव में चुनाव ऐसा बना कि दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से चुनाव हार गई कांग्रेस के। तो अभी 2024 है, 2024 में अभी से इस तरह की बातें चलने लगी हैं, जब से 2 आप लोगों को, जैसे आपको उपाध्यक्ष लिया रोहतक से और जिलाध्यक्ष भी बना रखा है, वो तो पहले भी बना रखे थे। तो आपकी जो सरप्राइजिंग एंट्री है उसको देखते हुए ये क्या कहा जा सकता है कि बीजेपी मतलब आपको रोहतक लोकसभा के लिए तैयार कर रही है आने वाले समय में, या कोई ऐसा संकेत आपको दिया उन्होंने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक खूबसूरती है, 3 राज्यों के इलेक्शन हुए, जनता ने मैंडेट दिया, 3 मुख्यमंत्री बने। शायद जितने अनुभवी पत्रकार कोई नहीं बता था बेचारे पे हम बनने वाले। तो उसी कड़ी में सतीश नाम दल पर सरकार क्या करेंगे? मोदी अमित शाह सोचे बैठे थे किसका नाम देना है। ये भी मतलब महज एक, जैसे बंसीलाल जी आए थे हरियाणा में, किसी को पता थोड़ी था बंसीलाल जी बनने वाले हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ ना। तो उसी कड़ी में सतीश नांदल को भी ना तो किसी ने को बताया, कोई बात कोई चर्चा हुई। मैं ईमान से कह रहा हूँ, किसी से कोई चर्चा नहीं। ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, काडर बेस्ड पार्टी है, पार्टी का सिस्टम है, सारे के सारे समितियां हैं, चैनल्स हैं, बैठ के चर्चाएं होती। कोई एक बात समझ में आ गई होंगी आपको ये समितियां भाजपा की? ये मुझे पहले दिन से ही समझ में, क्योंकि हमने इनके साथ, अब तो इंजीनियर आदमी हो थोड़ा सा, पहले ही हमने इनके साथ मिल के चुनाव लड़ा हुआ है। और पॉलिटिकल आदमी होता जिसको हर लेवल का, हर सिस्टम का पकड़ दे, सिस्टम पकड़। और मैं इससे अच्छा हूँ, और तो मैं अच्छा नहीं हूँ कुछ भी, लेकिन मैं सीखने में विश्वास करता हूँ, तो मैं इससे अच्छा हूँ। अच्छा, जैसे 2 सिचुएशन बताता हूँ मैं। एक तो रोहतक से आप कैंडिडेट, अगर मान लो सरप्राइजिंग एंट्री आपकी होती है, तो क्या आप चुनाव के लिए तैयार हैं? नहीं, सरप्राइजिंग एंट्री क्यों कह रहे हो आप इसको?
राजनीति जो आदमी करते क्योंकि पता नहीं टिकट किसको देनी है। यही तो बात। सरप्राइजिंग ही होगा जिसका नाम नहीं मान लो मेरा ले दे, हाँ सरप्राइजिंग ही होता। तो यही तो बात है ना। अपना तो एक सीधा सा है, सुबह से शाम तक काम करना, पहले व्यापार है, फिर राजनीति है, सामाजिक काम है, धार्मिक काम है। ये पार्टी नेतृत्व की सोच है, और पार्टी नेतृत्व की सोच इतनी पॉजिटिव रहती है, जो अच्छा लगता है वो चीज़ें कर देते हैं। मतलब और जो अगर आपकी एंट्री होती है, आप लड़ोगे बहुत मजबूती के साथ, तैयारी है आपकी उस चीज़ के लिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी जो इनेलो वाले जो जी ना, उस तरीके से मुझे बताओ। इनेलो वाला भी तीसरा दल वही था, आज भी तीसरा दल वही है, उससे पहले भी वही था, आगे भी वही मतलब चुनाव लड़ोगे 24 घंटे हर चीज के लिए तैयार रहते हैं। जो पार्टी आदेश करेगी शर्मा। मतलब चुनाव के लिए तैयार हो। दूसरी सिचुएशन, आजकल बहुत सारे नाम सुनने में आ रहे हैं, जैसे एक नाम उछला रामचंद्र जांगड़ा जी का, और भी कई तरीके के नाम आते रहते हैं। तो आपका व्यक्तिगत तौर पे ये पार्टी को छोड़ दो, भूल जाओ आप हमारे एक कैजुअल बातचीत समझो इसको। आप क्या समझते हो, जैसे दीपेंद्र हुड्डा के टक्कर में किस तरह का कैंडिडेट ठीक रहेगा? मुझे बड़ा दुख होता है ये सुनकर, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, उनके कंपटीशन में, उनके उसमें आगे इस बात को क्यों बोलते हैं धर्मेंद्र जी? 2019 में दोनों वो बेटा आ रहे थे, और इतनी बुरी। एक आदमी मेरे को और पत्रकार साथी कह रहा था कि दीपेंद्र तो ये कह रहा है, लोग कहते हैं कि जबरदस्ती हरा दिया भूपेंद्र को 1,80,000। क्यों छोड़ा है? जो नेता है नहीं वो गरे हम चुनाव छोड़ाए थे, वो छोड़ का है, वो रोहतक जीतना था। ना फिर दोनों हार गए। ये जनता जनार्दन है, जनता जिसको आशीर्वाद देती है वो बढ़ता है, और मेजोरिटी में जिसको आशीर्वाद मिलता है उनकी सरकार बढ़ती है। पहले भी सरकार बनी है, आगे भी सरकार बनेगी, 2024 में बढ़ेंगे। ये दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा एक मिथ्या चीज है। इनके ऊपर बार बार कांग्रेस का एक नियम बना दिया। क्या कांग्रेस में रोहतक जिले के अंदर, सोनीपत झज्जर जिले के अंदर कोई ऐसा कोई और भी है ही नहीं? सेकंड लाइन नहीं बनना दी। बात पूछता हूँ आपके चैनल के माध्यम से आपसे भी, सेकंड लाइन तो है नहीं कांग्रेस के पास। मतलब सेकंड क्या, थर्ड क्या? बीजेपी वाले तो, ये भी फर्स्ट लाइन। बीजेपी वाले तो स्कूल लेवल से भर्ती करने लगे हैं। कांग्रेस वही पुरातन पार्टी है। पुरातन पार्टी नहीं है, यहाँ पर पुराने कंप्यूटर चल रहे हैं। नहीं, कितनी कांग्रेस, शैलजा कांग्रेस, रणदीप सुरजेवाला जी की कांग्रेस, किरण चौधरी जी की कांग्रेस, और 4-5 जिनके नाम मुख्य रूप से नहीं लिए जाते उनकी कांग्रेस। ऐसी कांग्रेस तो राजस्थान में भी थी, वसुंधरा जी की बीजेपी ना बीजेपी बोलना। हाँ, कोई वसुंधरा जी ने एक भी कदे कोई स्टेटमेंट दी हो हमारे किसी नेता ने नहीं बोलने नहीं देते। नहीं, वही अगर कोई बोलता है तो उसको कहते ज्यादा बोलता है। पत्रकार साथी, पार्टी में डिसिप्लिन है, पार्टी का दायरा, पार्टी का सिस्टम है, जो जिम्मेवारी उनका निर्वाह करते हैं, आराम से इत्मीनान से प्यार से सारे रहते हैं। उसको ना बोलने देने का मतलब क्या हुआ? वो हमारी वरिष्ठ नेत्री है, इलेक्शन लड़ा, सारी बात तो बढ़ गया, सारा सिस्टम चल गया। ये तो बहुत कमाल की चीज है। चलो, मतलब रोहतक से किसको टिकट मिलेगी ये अभी कुछ आइडिया नहीं लगा है। ये तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सिस्टम से काम करती है। क्या सिस्टम है इसका, मैं ये समझना चाहता हूँ। ये सिस्टम मुझे ज़्यादा नहीं पता और किसी को भी नहीं होता। यहाँ पे हमारा सिस्टम, अगर आप मंडल लेवल से जाए, मंडल है, उसकी एक कोर कमेटी होती है, जिला उसकी इन लोगों ने तो आप लोग जो करते थे वो फाइनल हो जाता था। नहीं, वहाँ भी था सिस्टम, हर राजनीतिक पार्टी में होता है, ये फुल प्रूफ है। उन पार्टियों में ये है, समेत कांग्रेस के, कि मोर जहाँ लगनी है उन्होंने लगानी है। नो, यहाँ ऐसा नहीं है। यह हर चैनल की मोर होती है, उसके प्लस माइनस बताने पड़ते हैं, सिचुएशन देखी जाती है। राजनीति परिस्थितियों का खेल है धर्मेंद्र जी, परिस्थितियां पैदा होती, माहौल बन। ये तो सुभाष बत्रा जी मजाक में कहते हैं मुझे कि पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ सुटेबिलिटी। उन्होंने रट रखा है ये डायलॉग। हाँ, वो मुझे लगता है बोलने में ठीक हो गए। वो बोल रहा था, ये बात ठीक कह रहे हैं वो, कि ये आपके संयोग बनते ही कई बार ना। देखो, सहयोग की तो राजनीति है या व्यापार है या धार्मिक सामाजिक बातें, जो भी चीजें उनके पैरामीटर्स को
ले डाउन प्रोसीजर तो होता नहीं। तो अब तो आपको याद होंगे भाई, ये मंडल की टीम है, ये उसकी टीम है, मतलब सर मेरे से आपने ये बात आज मेरा ख्याल है 4.5 साल में पूछ रहे हो, मन तो पहले दिन से याद थे, क्योंकि बहुत ज्यादा शाखाएं हैं ना इनकी। मुझे सब पता है, काम करते हैं, सारा सिस्टम का पता है। हमारे पन्ना प्रमुख भी है, अच्छा, शक्ति केंद्र प्रमुख भी है। ये थोड़ी देर के लिए ये भूल के कि आप बीजेपी में हैं, मुझे ऑनेस्टली मतलब ये बताओ कि ऐसी बातें क्यों उठती हैं अब कि दीपेंद्र हुड्डा फिरा? मुझे पता कड़ी क्या, चलो अच्छी बात है। अब ऐसे ही मतलब आप चैनल वाले भाइयों के पास और तो कुछ इन जड़ना है और क्या करेंगे वो? नहीं वो नहीं कह रहा मैं, इन विचारों के बारे में और तो कुछ रहा नहीं, क्योंकि और क्या करेंगे अब ये बताओ। अब उनके बारे में सुनो ना। वो एक मनियार था, वो बस में बैठा था और उसके आप बर्गन आके लात मारी, बोला केले रहे, बोले एक और मार दे कुछ कर। तो भाई जब ले दे के एक ऐसी सीट है जहाँ पे लगता है जीत रही है, उसके बारे में बात ना करो आप। तो सर मैं जवाब का धन्यवाद करता हूँ, और आपके मुंह से मैंने किस्सा सुनाया है मैंने, नहीं, आपके मुंह से बात नहीं यार, ये सत्य है कि हकीकत में भाई एक ही सीट तो स्टोम। जब आप बड़े अनुभवी पत्रकार हो, मेरे भाई ने छोटे, आपने आपका अनुभव भी है, मैं मानता हूँ, आप भी मानते इस बात को, मैं तो छोटा सा कोई ऐसी बात तो ये तय है कि आपने मान लिया, हम भी कहते हैं, जनता भी कहते, सब कहते, कांग्रेस से पहले कुछ नहीं। मैं तो ये कहता हूँ लेने देने करूँगा, लेने देने का एक यो मतलब एक यो बार ना आ जाता है। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं, ये जनता है जो कि जनार्दन है। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, मुझे तो पूरा अंदेशा ये है कि बाबू बेटा कोई सा भी एमपी का इलेक्शन कौन लड़ा, नहीं लड़े। मुझे ऐसा 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 क्यों लगता है? ऐसे डरा है, क्योंकि जाना तो है, बच्चे की बात चले जाके पहले क्यों गए, वह चीज सारी जाती रहेगी, क्योंकि वो सिस्टम नहीं रहा। खैर चलो, आप रोहतक लोकसभा ये मानते हो कि मतलब कांग्रेस आज भी यहाँ पे डावाडोल स्थिति में है, ऐसा आपका सोचना है? बहुत बुरी तरह से। अरविंद शर्मा कैंडिडेट हो तब भी क्यों नहीं, फिर नहीं है तो क्यों ये मतलब ये बात देखो सुनो मेरी बात, देखो अरविंद शर्मा कमजोर कैंडिडेट है, ये बात तो देखो बिल्कुल भी नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के बंदा वो यहाँ पर हमारे भाई, आप लोग वो था ही भी नहीं था, हमारे बड़े भाई सांसद हैं और 10 सांसद हैं, और वैसे 303। आप वैसे वो तो भाई बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ आपकी कोई बहुत अच्छी ट्यूनिंग उनके साथ नहीं। बिल्कुल गलत, कोई एक भाई मनीष अग्रवाल जी के बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ आपके भाई, कोई ये अरविंद शर्मा कोई एक भी आदमी भारतीय जनता पार्टी में, इंडियन नेशनल लोकदल में या कांग्रेस में या कहीं भी, मेरी किसी के साथ कोई भी द्वेष नहीं है, किसी के साथ मेरे मतलब ऐसा नहीं कि मेरे टर्म्स नहीं है, सब मेरे लिए बराबर है, सब अपने नियम से अपने सिस्टम से। मान लो मनीष अग्रवाल सब की अरविंद शर्मा जी में से एक को बेस्ट बताना पड़े तो ये वैसे तो क्वेश्चन चर्चा का है ही नहीं कि वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ, मैं उनका कंपैरिजन करके आपस में। आज आप ना पूरे मूड में हो, मेरे उलझने के बिल्कुल भी मतलब देखिए ऐसा है कि आप मेरे छोटे भाई मेरे से पूछ रहे उनके जवाब दे रहे हैं, वो अपनी राजनीति करते हैं, दोनों में अपनी मैं तो सोच रहा था ये जो ठंडक में इंटरव्यू है ना, इसमें कोई ऐसी गर्मी वाला शब्द निकल जाए। सर गर्मी के शब्द राजनीति जब आदमी करता है तो लोगों की बातें सुन के, भावना उनकी पता करके, उनके कामों में इन्वॉल्व होके, हम तो ठंडे रहते नहीं, गर्म भी रहते, किसी कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई बात है, ठीक है, करते रहते। आप घूमते हो भी, जो पिलोई है आपका हल्का, मुझे बहुत कम नेता ऐसे होते हैं जो इतनी टफ सीट पे भी उनकी चूज रहता है कि मैं लड़ूंगा तो इसी सीट पे लड़ूंगा चुनाव। आपका मतलब फेवरेट सीट है वो? बिल्कुल है ना, नहीं, आपका गांव भी उसी में। यस, और वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की भी सीट है, बिल्कुल आप लोगों की नहीं, हमारी क्यों है? तो वो जो पार्टी मेरे को टिकट देगी मैं लड़ दो, किसी और को देगी वो लड़ लेगा, और उसकी पार्टी कोई लड़ता तो नहीं, कोई नहीं आता वो बीजेपी। पिछली बार बीजेपी के हमारे 13 साथियों ने था, वो तो आपने फोन कर कर भरवाए होंगे, कौन बीजेपी से कौन लड़ेगा यार? सर सुनो मेरी बात, अब क्या होगा बादो भाई, आज आप भी अच्छे मूड में हो और खरीदने के पूरे मूड में हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रैली निकाली थी, यात्रा निकाली थी, उस यात्रा कलोई हल्के में 9 जगह कार्यक्रम हुए थे, 8 जगह, 2 साथियों 2 जगह कर लेते, अच्छी भीड़ थी, अच्छी बात थी,
सब साथी लेके आए हुए थे और सब ने अपना प्रस्ताव रखा था। और जो राजनीतिक कंपटीशन टिकट पे होता वो कंपटीशन था। हर आदमी पारंगत है हमारी भारतीय जनता पार्टी का। किलोई से भी टफ कंपटीशन। अरे कमाल की बात है, क्यों नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है। पर ऐसा कहते हैं कि आपने तो फॉर्म भी नहीं भरा। देखिए मैं तो अभी आपको यही बात कह रहा हूँ, जो पार्टी आदेश करे वो सरमत है, बाकी ज्यादा से इंटरेस्ट रखता नहीं। अच्छा, काबू में आपका दिल्ली जाना है, डेली फिक्स। क्या माहौल है वो, कि क्या कह रहे हो? मजे आ रहा है। आप एक काम करो ना, कल मेरी यात्रा है। कल यात्रा निकाल लो। वो यात्रा जो हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा, अच्छा, वो जो वैन आई हुई, वो वैन आई हुई, मैं हर गाँव में जाता हूँ। क्या करेंगी वो वैन, क्या बताएंगी? वो वैन बता रही है, बताएंगी नहीं सर। 18 डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी साथ होते हैं उस वैन के। वो पूरे भारत में घूम रही है ना? एक वैन नहीं है वो, अलग अलग वैन है। अच्छा, सरकारी कार्यक्रम है। सरकारी कार्यक्रम में फिर बीजेपी वाला कैसा? मैं वही तो आपको कह रहा हूँ, मेरी बात मैं पूरी सुनोगे, मैं बता रहा हूँ ना सर आपको। भारत सरकार और हरियाणा सरकार के सौजन्य से प्रोग्राम है, और हरियाणा सरकार ने हरियाणा में हर पार्टी के आदमी को न्योता दे दिया, कोई आओ। भारत सरकार के, हरियाणा सरकार की जो जनता जनार्दन के लिए योजनाएं, जो जनता को लाभ हुआ है, चाहे आयुष्मान कार्ड है, बुढ़ापा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, उससे भी आगे बढ़ के, उससे भी अगर जो 45 साल का अगर शादी भाई की भी पेंशन है, विधुर पेंशन भी है। 253 होंगी, रोहतक में हो चुकी, बन चुकी पेंशन। 953 विधुर पेंशन बन चुकी है। ये नया डाटा है वैसे। तो हर विभाग, बागवानी का, कृषि, पशुपालन, डॉक्टर विभाग, एक आबा ऐप आया हुआ है। फिर मैं तो नहीं देखा नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ चलो ना, मैं लोगों का जोश और जुनून देख रहा। कोई भारतीय जनता पार्टी का बैनर नहीं, कोई पोस्टर नहीं। मैं तो अभी आपके माध्यम से कह रहा हूँ, आओ ना सभी साथी। अगर सरकार की किसी योजना में कोई त्रुटियां तो बताओ, त्रुटियां दूर करेंगे। नहीं तो स्टेज पर आके धन्यवाद करके जाओ, स्वागत करके जाओ, लेकिन आते तो नहीं ना। कहाँ पे है आपके? एक कल खिडवाड़ी और कटवाड़ा, 2 गाँव है। अच्छा अच्छा, ये किलो लंके के गाँव में, दोनों हल्के के गाँव। अच्छा, खिडवाड़ी तो मेरे ख्याल से कृष्णमूर्ति जी का भी गाँव। कृष्णमूर्ति जी का गाँव। जी जी। तो लोग आते हैं उसमें देखने? बिल्कुल आते हैं, सरकारी प्रोग्राम है, लोग आते हैं, अपने बात बताते हैं, हम लोगों के बीच में बैठते हैं कि भाई आज तक कितने लाभार्थी हुए। अब एक गांव की परिवार 451 थे, 942 आयुष्मान कार्ड थे। एक आयुष्मान कार्ड की कीमत अगर आप मान लो इलाज के लिए 5 लाख है, आप 1000 को 500 से मल्टीप्लाई कर लिया, 5 लाख से। इतने पैसे भारत सरकार, हरियाणा सरकार ने एक पेशेंट के लिए रिजर्व करके रख दिए। एक पेशेंट के लिए बीमार हो तो आपको फ्री इलाज होगा, छोटी बातें नहीं। अच्छा नंदन जी, थोड़ा सा 1-2 चीज़ और बताओ हम मुझे। जैसे मुख्यमंत्री जी हैं तो 90 हल्के, जी 90 हल्कों में जो बीजेपी है उसके तो 40 ही हैं MLA। अब 41 41, हाँ जी। अब बाकी तो विपक्ष के हैं या जेजेपी के आपके? नहीं, हमारे सपोर्टेड है। हाँ, जो हमारे स्थावन है जी, 57 मान लिए, बाकी तो आपके नहीं है 57 के अलावा? नहीं, वो हमारे जो इलेक्शन लड़ा है वो कितके मकलोई का हो। हाँ हाँ, वो उन्हीं के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। वो जो लोग हैं जो चुनाव तो लड़ा लेकिन बेचारे जीत नहीं पाए, क्या मुख्यमंत्री जी उनके भी काम करते हैं? इस पार्टी की खूबसूरती है, और यही खूबसूरती है, जिसने इलेक्शन लड़ा वो विधायक बड़े ना बड़े या विधायक बन के मंत्री बड़े ना बड़े, टोटल बराबर का काम करता है, टोटल का। जो एक MLA का है उतनी पावर आपको है? पावर MLA की और हमारी की बात नहीं है। अपने क्षेत्र का काम लेके किसी वक्त जाओ, किसी वक्त मिलो, मुख्यमंत्री जी ने टाइमिंग फिक्स कर रखी है, हल्के वाइज। हल्के वाइज। पहले दिन बता दो कि जी इस डेट को आऊंगा, बुधवार को, तकरीबन बुधवार बृहस्पतिवार को 2 बार होते हैं। अच्छा, चाहे MLA है, मंत्री है, इलेक्शन लड़ा हुआ है, समस्या लेके जाओ उनको, वही पे निदान करा के आओ। अच्छा, ठीक से। अब जाते हो मतलब बुधवार या बृहस्पतिवार को? मैं जाता हूँ, बिल्कुल। मैं चंडीगढ़ जाने का कम इंटरेस्ट रखता हूँ। मैं आजकल तो व्हाट्सएप आए हुए ना, तैयार किए, व्हाट्सएप डाल दिए, टेलीफोन पे बात करी, टक देखा, वापस हो गया। अच्छा, अरे कमाल। अब मुख्यमंत्री जी को कोई भी काम कह दिया, अगर बीजी रात को 11 साढ़े 11 बजे के बाद फोन आ जाएगा, क्या बात थी बताओ जी।
ये बात है। करते हैं मतलब वो कौन उनके खुद खुद इतना बड़े सिस्टम तक सोच भी नहीं सकता कोई, हर चीज की मॉनिटरिंग और सारे काम। अच्छा, आपको क्या लगता है जैसे 3 राज्यों में चुनाव नतीजे आए हैं, हालांकि पिछली बार आए तो इनमें कांग्रेस की सरकार बनी थी लेकिन फिर भी मोदी जी आए थे, हाँ पूरी लेकिन इस बार 3 राज्यों में मान लो बीजेपी आ गई, तो क्या इससे हरियाणा में कुछ माहौल का बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को? अरे सर लो तो कहते हो सब कुछ पलट गया, कांग्रेस भाई तो मुद्दे पड़े हैं, को बोलता ही नहीं। नहीं, सारे फील्ड में है, सारे सर कोई आक्रोश रैली, कोई सर वो बता आपके रोहतक में भी शैलजा, किरण, सर रणदीप सारे आए, आए कोई मुद्दा नहीं पड़ा हुआ। सर वो बता रहे ना, को बोलता ही नहीं। और जो जनता जो के सकता भी नहीं, तो सुनता नहीं, हाथ ठाक देखो तो हाथ पड़ जाए, नीचे टांग ठाक दो टांग पड़ जाए, वो उठाते नहीं है क्योंकि सोच अंदर एक भी ना आवे आग भी खींच लो। और इसी ये नहीं, तेलंगाना में हमारी 17% वोट आई। नहीं अगर ओवरऑल वोट की बात करो तो आपकी 10 लाख वोट कम है कांग्रेस से, अगर आप ओवरऑल आप वहाँ की जो डाटा की बात नहीं है। आप वहाँ की मैं तो ये कह सकता हूँ, एक नेता ने मुझसे कहा था कि मेरे फलाने इलेक्शन में लूज कर गया लेकिन मेरे इतने % वोट बढ़ गए, तो मैंने कहा आप एक वोट से जीत जाते वो बेहतर था। लोकतंत्र में तो हार जीत मायने रखती है, परसेंटेज को ले बैठे रहो सीट पे, कौन पूछते है? कौन पूछते है? हर माहौल में तो ये तो आपके भी हर बार वोट बढ़ रहे हैं, लेकिन असली जीत तो तभी है भाई जब उससे तो एक वोट फालतू ले रहा है। ये तय है और ये समस्याओं के लिए है जो मात्र जीतने के लिए या कुछ बनने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। मन तो चुनाव में तो नंदू जी हर कोई जीतने के लिए उतर 100%। वो दाव की बात सर मैं वही कह रहा हूँ, वो जीतने के लिए उतर गया, नहीं जीता तो घर थोड़ा बैठेगा। मैं तो पहले भी आपको कई लोग बैठ जाते हैं जिनका जुगाड़ नहीं होता, घर भी बैठ जाते जुगाड़ की बात नहीं है, ये फ्रेम ऑफ माइंड की बात है। मैंने आपको बताई थी परिणाम 4 बजे आए, खत्म हो गए सारे। उसी दिन सेम डे में समचाना गाँव में गोडा मोड़ने के लिए गया था, सेम में लोग बोले जी आज तो परिणाम आया, वो आ चुका है, अगली प्रक्रिया चल। आज इनके दुख में आए उतना दुख तो कम होगा। अरे नंदल जी का एक इंटरव्यू मैंने हरिभूमि था तब किया था, आप उसको भी देख सकते हैं, वो इनका बायोग्राफिकल इंटरव्यू है। फिर उसके बाद हमारे ऐसी गपशप है कि महीने में 2 महीने में एक बार हम मिलके बातें करते हैं, बस आज कैमरा लगा रखा है हमने। तो 2 चीज़ें आप क्लियर करना चाह रहे थे, मतलब हो गई हैं बातचीत से। मुझे लगता है कि आपका ये कहना है कि बीजेपी केवल जाटों से मतलब उसको कोई परहेज नहीं है। परहेज नहीं, इस पार्टी को किसी भी जाति से, किसी भी वर्ग से, किसी से कोई परहेज नहीं है। दूसरा कि जो रोहतक लोकसभा सीट है उस पर दीपेंद्र की जो दावेदारी है वो इस बार भी कमजोर आपको लगती है? लड़ेगा ही नहीं, लड़ेंगे नहीं। तीसरा, लड़ेंगे नहीं चुनाव, कमजोर है ना। अच्छा, तो विकल्प क्या उनके पास? फिर उनके पास विकल्प आगे देगा। भूपेंद्र हुड्डा क्या राजनीति करे जा रहे हैं प्रदेश, अपने छोरे को सेट करने के चक्कर में लग रहा है। नहीं, हर कोई सेट करता है, आप नहीं समझे बात को। और बाकी राजनीतिक आदमी कहाँ जाएंगे? अपोजिशन तो है, परिवार में अपोजिशन होते, सगे भाई अलग अलग रहते हैं, वो तो है, रहेगी सारी उम्र। लेकिन मैंडेट, आप एक बात बताओ, मध्य प्रदेश में 164 सीट आ गई, ठीक, शिवराज जी लेके आए वो पता है। आप नहीं समझे बात। शिवराज जी लेके नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सभी साथी मिलके। अब शिवराज जी वरिष्ठ नेता है, बड़े कद के नेता है, पार्टी को उनकी सख्त जरूरत है और काम करने लग रहे। अभी मार्गदर्शक नहीं चले, आप नहीं समझे, यही तो मंडल की बात है ना। काम भारतीय जनता पार्टी के लिए हर आदमी करता है, वो भी कर रहे और आगे भी करेंगे, और अच्छी बात है सबको। पॉलिटिक्स में रिटायरमेंट एज क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? व्यापार में पॉलिटिक्स में रिटायरमेंट एज तो होती ही नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच है, काम चलिए देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि अलग अलग इसीलिए सिस्टम बना रखे, जैसे जैसे जरूरत उस हिसाब से सब काम करते। ये तो आप एक बात बताइए, 60 साल में रिटायर कर देते हैं, और 60 साल से लेकर 70-75 साल की उम्र तक तो आदमी और एक्स्ट्रा काम करने लायक होता है, कोई अपार्टमेंट में चला जाता कोस हुआ, और या ये तो सारी न्यू अपॉइंटमेंट हो जाती। तो मैं वही तो बात, चलो 2 साल के लिए हो गए, 62 के हो गए, यही है ना। उसके बाद मैं कहता हूँ असली काम करने का मजा है 60 की उम्र के बाद। अच्छा, ऐसे आप महसूस करते हो खुद में? अरे एनर्जी आती है। अभी आप 60 के हो लिए ना? मैं 62 का हो गया, आज भी 2 घंटे, आज भी 2 घंटे होकी खेल के आया स्टोर ड्रॉप पर।
रात को 3 बजे दिल्ली से आया, सॉरी चंडीगढ़ से। सुबह 6:15 बजे किसी भाई का फ़ोन आ गया, मिलने वाला आ गया। मैं उठा हुआ था उस टाइम, मैं 5:30 पौने 6 के ज़्यादा सोता नहीं। उनसे चर्चा की, फिर और आगे, फिर 8 साढ़े 8 बजे जाकर 2 घंटे होकर खेल का अपना रूटीन वर्क में निकल गया। ये बिगड़ गया मेरा पैसे, साल क्या करेंगे बताओ? 3 घंटे में कौन सो रहा जी? अरे होगा आपके सामने तो ताजा नहीं बैठ रहे हो सर, तरोताजा बैठे हो, 7-8 प्रोग्राम निपटा कर, और आपके जाने के बाद भी निपटाता हूँ। सेकंड इनिंग मतलब मजबूत होती है आदमी की, आदमी मन से पूरा होता है ना? कुछ सोच है। अगर आप इस चीज को मान लोगे तो है, और ना मानोगे तो आप बहुत बढ़िया हो। ये बात मुझे किसने कही थी? वो एक दादी है 100 साल की, वो दौड़ती हैं, दौड़ते तो मेरे के बूढ़े बोले बेटा मुँह बूढ़ा होता है मन से, ऐसे शरीर से तो बूढ़ा नहीं होता। कभी हमारे साथ हॉकी खेलता है कि हमारा बड़क साहब है, 71 साल उम्र है। एक दिन हुड्डा साहब कोरोना होगी मैच लगा तो वो भी प्लेयर हैं अच्छे, सैनिक स्कूल से पढ़े हुए। मुझे तो पता नहीं किस चीज के प्लेयर नहीं, वो बैडमिंटन के प्लेयर हैं, पॉलिटिक्स के प्लेयर हैं। हाँ तो अच्छी बात है, पॉलिटिक्स में तो आपकी मैच लिखते रहते हैं, आप हॉकी का मैच रखवा देते हैं आपका उनका। रखवा दो ना, तैयार हुआ तो मेरे भाई के साथ खेलने के लिए। अच्छा, लास्ट टाइम हुड्डा साहब से दुआ सलाम कभी मेरी कभी होती है नहीं, कभी नहीं मिलता? मैं अपनी जिंदगी में पहले भी नहीं, बाद में को राह चलते भी नहीं। अच्छा, ऐसे ही नहीं हुई है कभी बूथ में भी? ना अरे एक बूथ पर हुई थी ऐसे। तो उन्होंने हेलो करी? बिल्कुल करीब हमने करी, पहले तो मेरा बड़ा है। अच्छा, नहीं लोग और चले गए अपने अपने। वैसे पारिवारिक कोई भाई नहीं है आप लोगों के पहले? कभी भी नहीं। वैसे ही पॉलिटिकल राइवल हो, कोई लड़ाई की नहीं? राइवल क्यों था? उनकी अपनी पार्टी, हमारी अपनी पार्टी है, वो अपनी राजनीति कर उनको एक आधी सीट तो जीतने दिया करो ना, ऐसे सब कह रहा तो जैसे कर्म हो तो भुगतने पड़ेगी। जैसे क्या कर्म कर दिए उन्होंने, ठीक तो नहीं है। आप नहीं समझे, ठीक चल रहे हैं, हम कामना कर रहे हैं, तो चलता फैसला कर देती है ये कौन सा ठीक कौन सा गलत। सारे तो काम उल्टे कर रहा है, रोहतक जनपद झज्जर तो बर्बाद करके छोड़ दिया। क्या बर्बाद करती है? एक्वायर करके, जमीन एक्वायर करके, यहाँ 20 लाख रुपया में हम 2 किले दे रहा है, आपके यहाँ 20 लाख रुपए में एक प्लाट ना मिले तो इसीलिए तो उभर गए ना। जमीन हमारी खाली, 8 और गाँव तो 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए एकड़ की जमीन लेके सन सिटी के साथ टाई अप करके। सब्सिडी में सबसे महंगी जमीन है रोहतक की। आपको क्या बता रहे हो, किसान को क्या मिला? मेरे काका जमीन बेची 8 लाख में। 8 लाख में दी आप लोग? 8 लाख रुपए एकड़ बेचा था, लेकिन वो एक महीने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता रेट बढ़ते चले गए। लोगों ने 8 में भी दिए, और जिसकी रोक ली आज उसका 1 एकड़ कितने का है, और वो करके जब पैसा तो कितना भी हो खत्म हो जाता है। हम गाँव वासी हैं, जमींदार को इन्वेस्ट करना नहीं आता ना पैसा? इन्वेस्ट करना आता तुम सबको थोड़ा आता है। जब एक जमीन, अगर जमीन जिसने बेची, ये तो आज बिजनेसमैन नहीं आते, खैर अब तो हैं आप जैसे जो लोग, नहीं होते, लेकिन आम जैसे किसी किसान की जमीन चलेगी वो तो बेचारा बिजनेसमैन नहीं बनता ना, आमतौर पर नहीं बनता। आप समझे नहीं बात को। बिजनेस से क्या अभिप्राय है? चाहे कोई छोटी दुकान है, चाहे कोई बड़ा स्टोर है, चाहे कोई 1 लाख का काम करता है, चाहे को 100 लाख का काम करता है, बिजनेस तो बिजनेस है। और सभी आदमी आगे बढ़ते काम करते, इसमें तो व्यक्ति विशेष, पार्टी यो जाति विशेष का कोई मतलब ही नहीं होता। ये तो सिस्टम है, पहले से बड़े हुए लोग काम करते हैं। लेकिन जो जमींदार है, जिसने जमींदारा करना है, उसके अब मुझे आप एक बात बताओ, चलो अपन दोनों भाई बात कर रहे हैं, ये IMT है खरावड़ के पास, हाँ देखी मैंने, खाली पड़े हैं बहुत बाबा। क्राउड भी बहुत होता है उधर। रोहतक में 36 सेक्टर है, आबाद कितने हैं? 4, 5, 6, मुश्किल तो 4-5 आबाद है। जनता प्लॉट लेती रहे, सेक्टर काटते रहो। 2031 तक का, 25 तक का मैप तैयार करके, ये मतलब कमर्शियल है, ये इंडस्ट्रियल है, ये रेजिडेंशियल है करके, और अपने आदमी को जमीन खरीदवा कर लोगों को बर्बाद करके HSIIDC महकमा और उड्डा महकमा HUDA और मार्केटिंग बोर्ड, ये तीनों में एक मैच थे। हरियाणा प्रदेश को गजब का रेवेन्यू आता था। आज तीनों के पास तनख्वाह के पैसे नहीं थे, अब सिस्टम जोड़ा गया। अब तो ये हो, अब इन्होंने और बीजेपी वालों ने क्या कम किया, जो आम आदमी प्लॉट ले लेता था कभी सेक्टर में, वो नहीं ले सकता,
ऑनलाइन होती हैं, वो बोलियाँ जाती हैं अमीर पहले लोग पहले पैसे- पहले क्या होता था? पहले तो रीजनल आप लकी ड्रॉ निकलते थे, उसमें दाम अब हरियाणा फिक्स होते थे। हरियाणा अब तो सर आप ये मतलब इतना पैसा कमा गया हुड्डा, और ये पैसा कमाने के लिए तो बना ही नहीं थे। ये तो चौबी बंसीलाल जी ने नो प्रॉफिट नो लॉस पे गांव के लोगों को शहर में मकान मिल जाए इसलिए तो ले गए थे। तो हाँ, अब तो आप ले नहीं सकते। आप तो ले सकते हो, मैं नहीं ले सकता। आप बात नहीं समझ, मेरे को करे वो सबके लिए फिक्स है ना। नहीं, अब फिक्स नहीं है ना। अब तो आपको आपने मार्केट में 4 प्लॉट फेंक दिए, आप वो नहीं कर रहे सब। तो पहले तो सेक्टर कटा था अपना पूरा। पहले तो अब कहीं कोई कॉर्नर बच रहा है और बच रहा है, अगर उसकी नीलामी करते हैं और क्या करें? नहीं, अब तो नया सेक्टर भी अगर कहीं है तो उसके भी ऑप्शन में ही होंगे। होंगे ना, मैं तो नहीं ना नए सेक्टर जो तो कौन छोड़ रहा है कि नहीं, वो ये तो धोखा भी सही छोड़ है ना। रोहतक का तो मास्टर प्लान बना है। अब जैसे हमारे हिसार का है, वहाँ तो नहीं था, वहाँ पे इतने सेक्टर है नहीं। मास्टर प्लान तो पूरे हरियाणा करके सारी प्रॉपर्टी नहीं करके जाते हैं और सबको रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। अब तो धुल गया होगा इनका प्रॉपर्टी डीलिंग का। 10 साल हो गए आप लोग सत्ता पे हैं। अभी प्रॉपर्टी अब तो बीजेपी सत्ता में है। तो बीजेपी सत्ता में अभी इनको डीलर 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 कहते हैं। ने लोगों की सुविधा के लिए कितनी कॉलोनियों को अप्रूव कर दिया। एक तो आपका ये बोरगांव पूरा ये अप्रूव हो गया, समझ लो। छोड़ो मेरी बात, आपने अपना HAD की कंपनी 21-22 कॉलोनी अप्रूव लिस्ट में आ गई और उससे भी बाहर जाके लाल डोरे से बाहर भी अप्रूवल दे दी। चाहे को मदीने में घर बनाओ, सुविधा देंगे, चाहे को मोकरे में बनाओ, चाहे को खराउड में बनाओ, कहीं भी बनाओ। पहले ना हुई जनता जनार्दन की सेवा के लिए भारतीय जनता हमने 100 गज के प्लाट पे किसको दिए? गरीब लोगों को। हमने से दे रखे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देखो कितने करोड़ों लोगों का फायदा हुआ है, कितनी बड़ी बड़ी स्कीम। आप मेरे साथ आइए ना, कल मैं सारी आपको योजनाएं बताऊंगा। खिड़वाड़ी में है, किडवाड़ी में आइए। खिड़वाड़ी में कल आप नंदल जी से मिल सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ नहीं ज्यादा वो बाहर निकलने का ही मन नहीं करता। तो हम मजदूर आदमी से बेहतर खिला नहीं, आप तो आप खिलाड़ी, आप बिजनेसमैन, आप नेता, आप नेता वेता तो हो नहीं, कार्यकर्ता हूँ। वक्त आपका तो मजबूरी है बाहर निकलना। मैं तो एक घूम फिर के एक पत्रकारी हूँ, मैं तो सो सकता हूँ आराम से। क्या दिक्कत है? ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने इंटरव्यू पोस्टपोन कर दूंगा, इतना ही तो हो सकता है। लेकिन चलो, नंदल जी एक सज्जन व्यक्ति हैं। आज मैंने थोड़ा सा कोशिश किया इनको कि इनसे कुछ ऐसी बातें निकलवा सकूँ जिससे कुछ पॉलिटिकल इंटरव्यू में मज़ा क्रिएट हो सके। लेकिन फिर भी वरिष्ठ ये उपाध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी में, और जीवन में अचीवमेंट कोई भी हो वो अचीवमेंट मायने रखती है। तो मैं आपको उसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत। और आपके जो सभी आपके व्यूअर्स का भी सबका और नंदल जी हमारे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे और हमसे बातें करते रहेंगे। तो आज कोई अगर आपको कुछ खास सवाल इनसे पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वो मैं पूछ के बता दूंगा। हालांकि नंदल जी इस बात पे मतलब करीबन दोबारा से जो बीजेपी क्या चल रहा है कि रोहतक सीट खतरे में, उस पर इन्होंने संकेत दिए हैं। आप भी बता सकते हैं कि क्या दीपेंद्र हुड्डा की रोहतक सीट खतरे में है या नहीं है। शुक्रिया नंदल जी, आप धन्यवाद। बहुत बहुत मेहरबानी सर आपकी। The tree that the little into the to a